नमस्कार साथियों, मैं देवर्षि सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं व्यसत एकेडमी में। आज हम लोग फिर से आ गए हैं स्टैट्स का सेकंड चैप्टर लेके। स्टैट्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें पढ़ा। और हमने स्टैट्स के उसमें 3 इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में पढ़ा। ठीक है। वो सब चीज़ें आशा करता हूँ कि आप लोग ने रिवीजन किया होगा और उस चैप्टर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज हम लोग चलते हैं जो स्टैट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक जहाँ से स्टार्ट होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है दोस्तों, इसमें चलते हैं। अगला सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आप लोगों ने इसको क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ा होगा, अपने यूजी में पढ़ा होगा, पीजी में पढ़ा होगा। ये आप रिपीटेड चीज़ें हैं, आप इसको बार बार पढ़ते चले आ रहे हो। तो सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि पूरे पूरे हमारे सीरीज को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट जिससे करते हैं हम लोग। ये सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग उसको कहते हैं कि जो पूरे ग्रुप को एक सिंगल नंबर में एक सिंगल नंबर जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ बिग फिगर्स इज कंफ्यूजिंग टू माइंड, इट इज also difficult to analyze them in order to reduce the complexity of data। डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए और डेटा को कंपेरेबल करने के लिए हम लोग ने क्या लिया कि हम लोग डेटा को कि डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। ये वही चीज़ें बताया कि डेटा हमारा बहुत लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उस चीज़ों को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज निकालते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। सबसे पहले इसमें ये चीज़ें जानेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता क्या क्या है, इसको किस किस नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस किस नाम से आता है, किस किस क्या क्या इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले इसको जानते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक लोग एक पूरे सीरीज को एक नंबर से डिनोट एक्सप्रेस करती है, जो पूरे जिसको हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इस पूरे वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इस सीरीज के एक सिंगल नंबर निकालती है, उस नंबर से ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं इसको। जैसे इसमें दिया है कि एग्जाम्पल क्या दिया, इफ फॉर एग्जाम्पल ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट क्लास ऑफ कॉलेज ऑफ द ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द बीकॉम सेकेंड ईयर क्लास ऑफ अनदर कॉलेज, इट वुड बी इम्पॉसिबल। अगर हम लोग को सिर्फ मार्क्स दे दिया जाए कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के नंबर के 100 बच्चों का नंबर दे दिया जाए, बीकॉम सेकेंड ईयर के 100 बच्चों का नंबर दे दिया जाए, तो इससे कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, टू सीरीज को निकालने डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग को बता दिया जाए कि क्या इस चीज का कौन सी एक वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है, क्या एक चीज है जो एक पूरे वैल्यू पूरे सीरीज को 100 बच्चों को एक रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो क्या होता है हमारा, तो एक हमारे लिए एक आसान हो जाएगा। उसी जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग जो पूरे सीरीज को पूरे सीरीज को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन या अर्थमेटिक मीन या एवरेज कह सकते हैं उसको। जो पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करे उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। इसी यही सब हमारे क्या होता है, एवरेज, द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डेटा, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अभी मैं आप लोग को बताता हूं, जैसे कि एक ये सीरीज है, सॉरी सीरीज है, 1 मिनट, ये है 2, 4, 6, 8 और 10। ये आपकी एक सीरीज है। इसको देख के आप कभी बता सकते हो कि इसको कौन, इस देख के कोई रिजल्ट निकाल सकते हो कि हाँ इससे क्या है क्या नहीं है,
कुछ चीज़ें समझ में नहीं समझ कि एक नंबर समझ आ रहा है कि हाँ चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही हैं, या इवन नंबर कह सकते हो, बट इससे आपको कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई चीज़ें कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक क्या कहते हैं, अगर आपको इसका एवरेज निकाल के दे दिया जाए या एक ऐसी वैल्यू बता दी जाए कि हाँ ये पूरे सीरीज को जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये हमारा एक नंबर है, तो इससे आपको पूरे नंबर को जानने की जरूरत नहीं कि हाँ ये हमारा एवरेज है, अगर ये निकाल लेंगे तो हमें इससे इसी के बेसिस पे पूरे सीरीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसका एवरेज क्या आएगा हमारा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है, अपॉन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। 2 × 4 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 8 = 20, 20 × 10 = 30, 30 डिवाइड बाई 5, इसी को क्या हो गया हमारा 6। तो ये 6 एक ऐसा नंबर है, ये एवरेज है जो पूरे सीरीज को क्या कर रही है, पूरे डेटा को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी को हम लोग एवरेज कहते हैं, इसी को मेजर्स ऑफ लोकेशन कहते हैं। मतलब जो पूरे सीरीज को, जो एक पूरे वैल्यू को क्या करती है, डिफाइन करती है, एक ऐसी चीज जो डिफाइन करती है, एक पूरे सीरीज को क्या करती है, डिफाइन करती है, डिफाइन करती है। वही होता है हमारा क्या, कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आशा करता हूं कि आपको मीनिंग इसकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए आगे इसके पीडीएफ में क्या लिखा है, हम लोग चलते हैं। देखिए मीनिंग ऑफ एवरेज, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज क्या है हमारा, एवरेज क्या है हमारा, एक सिंगल वैल्यू है। एवरेज हमारा क्या है, एक सिंगल वैल्यू है विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ फिगर। जो एक सिंगल नंबर है कि जो पूरे फिगर को, एक इंडिविजुअल आइटम्स को कंसंट्रेट, जिसके अराउंड पूरी डेटा हमारी क्या होती है, कंसंट्रेट होती है। मतलब कि जैसे ये आपने अभी निकाला उसका 6 था, तो 6 एक ऐसा नंबर है जिसके आसपास सारे नंबर्स हैं, जो सीरीज है हमारी उसके आसपास सारे नंबर हैं। जैसे ठीक है, ये 6 ये है, ये मिड की वैल्यू हो गई, इसके आसपास डेटा सारे इसके इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो ये चीजें हैं कि जो इससे एक नंबर सारे डेटा क्या है, कंसंट्रेटेड है एक जगह अराउंड इट। इन अदर वर्ड्स एन एवरेज इज अ single value which represent the range of data that is used to represent the value of in the series। such an average somewhere within the range, या उसी रेंज में होगा। ठीक है, therefore it is called measures of central tendency, क्योंकि ये उसी के जो डेटा, जो सीरीज है उसी के आसपास होगा कहीं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग बस आप लोग को इतना जानना है, क्या करता है ये सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग वैल्यू। इसका कीवर्ड क्या है हमारा, रिप्रेजेंटिंग वैल्यू, जो पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही हो, पूरे डेटा को क्या कर रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो। यही होता है हमारा क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं हमारे, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन कुछ हमारे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिशियंस ने दिए हैं। जैसे सबसे पहला डिफिनीशन क्या है, एन एवरेज इज अ सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। ये वही चीज जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्या एवरेज क्या है, एक सिंगल फिगर है, एक सिंगल नंबर है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। जैसे कि जैसे 2 4 6 8 10, इसमें क्या है, इसमें आपका 6 है, 6 क्या है, 6 के आसपास 6 में ही ऐसे फीचर आपके जुड़े हैं जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। जैसे आपको एक क्लास के मार्क्स को जानने हैं कि एवरेज मार्क्स कितना है उस क्लास का, उस क्लास में एवरेज सारे बच्चों को मिला के कितना मार्क्स एवरेज आया है, तो आप क्या करोगे, जितने बच्चे हैं सारे के मार्क्स को लोगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे, तो आप बोल दोगे कि हाँ 50। तो आप बता सकते हो कि हाँ इस क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या है, 50, सबने लगभग 50-50 मार्क्स पाए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सब नहीं 50 पाए, इसका ये मतलब है कि सबके मार्क्स जो हैं वो 50 के आस पास हैं, ये होता है। अगला डिफिनेशन क्या है, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज इज सिंगल सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वैल्यू टू रिप्रेजेंट देम इन सम वे। फिर वही चीज, एवरेज एक सिंगल वैल्यू है जो कहाँ सिलेक्ट होती है, फ्रॉम ग्रुप ऑफ वैल्यू, पूरे डेटा से सिलेक्ट की जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज कहते हैं। अगला क्या है, एन एवरेज इज अ टिपिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यू इन अ सीरीज। तो ये सब लोग मिला जुला के एक ही चीज कह रहे हैं कि एवरेज क्या है हमारी, एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है होल द ग्रुप ऑफ वैल्यू को। ठीक है,
ये डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन जैसे क्लार्क ने पहली, दूसरा ए वॉग ने दी, तीसरा कॉक्सन एंड काउडन ने दी। ठीक है, अगला क्या है, पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है एवरेज के हमारे, किस लिए किया जाता है, किस लिए सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग निकालते हैं, ये किस लिए इसका फंक्शन क्या काम करता है एवरेज, किस किस लिए। सबसे पहला है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब कि ये क्या करता है, जो डेटा होता है हमारा रॉ होता है, रॉ फॉर्म मतलब कि सब मिक्स फॉर्म में होगा, 2 4 6 मतलब कुछ भी नंबर्स हैं रैंडमली आ गए हैं, तो आप उसको समझना मुश्किल होगा। आप जब तक उसमें कोई चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैट्स के मेजर्स नहीं लगाएंगे तो आप तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है, डेटा को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता है कि हाँ, ये डेटा का कंक्लूजन निकाल देता है कि ये डेटा कहना क्या चाह रहा है। आप इसको थोड़ा चीज़ समझ सकते हो इस स्टैट से कि हाँ, ऐसे कि एक क्लास है, एक क्लास का एवरेज मार्क्स 50 है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लास के बच्चों के ने एवरेज 60 में से 50 मार्क्स पाए हैं। तो एक सबका आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन निकल जाएगा, एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो डेटा है हमारे क्या है, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉ डेटा। द डेटा में भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और अनऑर्गेनाइज डेटा, आप कुछ टफ होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज मतलब एक सिंपल एक सीक्वेंस वे में नहीं होंगे, इधर उधर होंगे। ठीक है, एन एवरेज रिड्यूसेस द मास ऑफ डेटा इनटू सिंपल टिपिकल फिगर। ढेर सारे डेटा को, मास ऑफ डेटा हमारे एक दो तो होते हैं, ढेर सारे डेटा को क्या करता है, एक सिंगल नंबर देके उसको एक टिपिकल वैल्यू से कम कर देता है। सिंगल टिपिकल वैल्यू देके उसको आपको डिस्क्राइब करता है। इट इनेबल्स वन टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन। इससे आप एक जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाँ, क्लास के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, कमजोर हैं, कैसे नहीं हैं। अगला क्या है, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। हेल्पफुल इन कंपैरिजन इसका मतलब क्या हुआ, आप दो क्लास की डेटा दे दी गई, ये दोनों क्लास की डेटा है कि 100 बच्चे दोनों क्लास में हैं, एक का एवरेज मार्क्स है 50, दूसरे का एवरेज मार्क्स है 55, तो आप ये कंपेयर कर पाओगे कौन सी क्लास ज्यादा अच्छी है। तो ये हेल्प क्या करता है हमारे कंपैरिजन में, एक दूसरे को आपस में कंपेयर करने में क्या करता है, ये हमारा एवरेज हेल्प करता है। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, मेकिंग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल कि कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एंड यूएसए कि ठीक है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है और यूएसए की पर कैपिटा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा देश ज्यादा रिच है, कौन सा देश ज्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसकी ज्यादा है, कौन सा देश ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहा है। आप ये सब चीजें इसको लगा के कंपेयर कर सकते हो। दूसरा, तीसरा फीचर क्या है इसका, सॉरी, हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसी। अगला क्या कह रहा है, हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको आप बना सकते हैं हम लोग एवरेज के भी। हाँ, कि किस क्लास में, जैसे कि जिस क्लास का एवरेज मार्क्स बच्चों का कम आया, आप उस क्लास के लिए क्या पॉलिसी फ्रेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, जैसे कि कर सकते हैं। क्यों, क्यों जैसे जो क्लास हमारी कमजोर है, जिसका एवरेज मार्क्स कम आया और जिसका एवरेज मार्क्स ज्यादा आया, हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी फॉर्मेशन किसके लिए करेंगे कि हाँ, ये क्लास का मार्क्स हमारा कम आया है, इसके लिए हमको कैसी टीचिंग पॉलिसीज लानी है, कैसे हमको बच्चों को टैकल करना है, कैसे समझाना है, कैसे उनके मार्क्स को इम्प्रूव करने हैं। तो ये एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हमारा हेल्प करता है। ठीक है, एवरेज हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिया है कि व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड दैट एवरेज पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, इट कैन फॉर्मुलेट पॉलिसी। जैसे कि देखिए, गवर्नमेंट देख रही है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी सरकार हमारी, कैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है। अगला क्या है, बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बेसिस बनता है। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब क्या हो गए हमारे कि एवरेज कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल। फॉर एग्जांपल, इफ वन नोज द एवरेज मार्क्स secured by the student of class in their different subject, one can easily analyze the general interest of the different subject। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी क्लास का एवरेज मार्क्स निकालो, किसी सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकाल लोगे, तो आप सब सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकाल लिए। ठीक है, आपने जैसे साइंस का एवरेज मार्क्स निकाला, मैथ्स का एवरेज मार्क्स निकाला, कंप्यूटर साइंस का एवरेज मार्क्स निकाला, तो उसको देख के आप, जिसके एवरेज ज्यादा है तो उसको देख के आप एक आपको एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट, किस सब्जेक्ट में, किस क्लास में ज्यादा है। ठीक है, अगला क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स।
ये क्या करता है कि जो हमारा यूनिवर्स मतलब पूरी पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंपल सा वही चीज कि हमारा पूरी डेटा है, जिसकी सीरीज में एक डेटा है जो मास में है, ढेर सारे डेटा है, उसको क्या करता है ये एक सिंगल वैल्यू देके रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, उसी कहते हैं एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और द मास ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा, मास ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। इट अकॉर्डिंगली एवरेज हेल्प इन नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिससे आप सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल बाय कैलकुलेटिंग द per capita income of nation we get one single value that gives an idea of the economic condition of that country। यही कह रहा है कि आप किसी देश की पर कैपिटा इनकम से उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान सकते हो, वो देश का उस देश की पर कैपिटा इनकम से उसका उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा, कई चीजें आप उससे निकाल सकते हो। अगला क्या है, तो इसका सब जितना है, जितने भी फीचर हैं उसके एक हम लोग अगर समरी निकालें तो एवरेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द होल ऑफ फिगर। एवरेज क्या होता है, एक सिंगल फिगर, वन सिंगल फिगर होती है जो पूरे उसको रिप्रेजेंट करती है, वन सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल फिगर, यही होता है हमारा एवरेज। इसी को ये सब क्रक्स में बताया है हमारे। अगला क्या है, रिक्वेस्टीज ऑफ गुड एवरेज, क्या एक अच्छे एवरेज की अंदर होना चाहिए, एक अच्छा अगर गुड एवरेज हम निकालें उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, जो ऐसा होना चाहिए कि एक नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज में भी कोई भी जो जिसको स्टैट्स की नॉलेज ना हो, जिसको प्रॉपर मैथ्स की नॉलेज ना हो, वो भी अगर चीज़ों को देखे तो अच्छे से क्या करे, चीज़ों को आपको समझ ले कि हाँ कि ये चीज़ें हम अब इजिली अंडरस्टैंड, ये नहीं कि उसको पढ़ने के लिए आपको अलग से एक डिग्री लेनी पड़े, अलग से आपको कोर्स लेना पड़े, तो उसको कोई फायदा नहीं रहेगा। जब तक आप इजी टू अंडरस्टैंड, आप एक नॉर्मल लेमैन्स आदमी को उसकी उस जो आपने निकाला है उसको आप कन्वे ना कर पाए उस चीजों को, तो यही है कह रहा इजी टू सिंस स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर डिजाइन टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा को किस लिए होता है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। use its desirable that stand in statistical method easily understood, otherwise it is bound to be very limited। अगर जब तक वही कह रहा है जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, दूसरों को समझा नहीं पा रहे हो, तब तक इसका जो स्कोप रहेगा काफी लिमिटेड हो जाएगा। अगला क्या है, सिंपल टू कंप्यूट, मतलब ऐसा हो कि इसको कैलकुलेट करना काफी सिंपल हो, ये नहीं कि आप क्या कहते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग अजीब अजीब सी चीजें कर रहे हो, अब एक लॉजिकल सीक्वेंस हो, सिंपल कंप्यूट करना सिंपल हो, बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, ठीक है। द एवरेज शुड बी डिपेंड ऑन ईच एंड एवरी आइटम, मतलब इसका कहने का है कि जो एवरेज है हमारी सब सारे ईच और एवरी आइटम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। कोई भी आइटम को, जैसे फिगर है हमारा 2 4 6 8 10, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने बीच में 2 4 8 10 को लिया और 6 को इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने सबको, जितने भी डेटा है आप सबको लेके चलोगे। अगला क्या है, नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ऐसा हो मान लीजिए कोई डेटा है 2 4 6 8 10, इसका एवरेज आता 6 आ रहा है, आप लोगों ने ऊपर लिखा इसका एवरेज क्या आएगा, 6 आएगा, इसका एवरेज आएगा 6, ये इसकी इस सीरीज की एवरेज है। बट इसी सीरीज में अगर मैं 500 ऐड कर दूं तो इसका एवरेज क्या बढ़ नहीं जाएगा, एक नंबर के बढ़ने से ऐसा नंबर जो काफी इस सीरीज से काफी दूर है, इससे एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, काफी भाग जाएगा। जैसे हमारा इसको कैलकुलेट करने पे 30 आ रहा था, 30 प्लस 500 डिवाइड बाई 7, तो हो जाएगा 530/7, ये हमारा अप्रोक्स हो जाएगा, बताता हूँ, 7 6 7 7 49, मतलब 70 के समथिंग, मतलब जहां एवरेज हमारी 6 आ रही थी अब एवरेज कितनी आ रही है, 70। मतलब ये ऐसा ना हो कि जो एक्सट्रीम आउटलायर, जो इसी इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, आउटलायर्स कहते हैं, कि जो ऐसे वैल्यू जो 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 हमारे सीरीज से काफी दूर हो, काफी बड़े हो, जो काफी उससे डिफरेंट हो, उसी को कहते हैं हम लोग आउटलायर। तो ऐसा कहने का मतलब जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हो उससे इफेक्ट ना पड़े हमारे एवरेज पे। नहीं देखा कि हमारे इस पूरी सीरीज का आप 6 देख के लगा सकते हो ना कि हाँ सब 6 के आसपास है, बट 500 के आने से, 500 को ऐड हो जाने से वो पूरे सीरीज की एवरेज 6 से सीधा 70 पहुंच गई। मतलब आप समझ सकते हो कि सबके मार्क्स
दो चार छः, या सबके पास दो चार छः आठ दस, पांच लोगों के पास इतने रुपए थे, एक के पास 500 रुपए, आपने एवरेज निकाला, एवरेज निकाल के आ गया 70। इसका मतलब ये हो रहा है कि सबके पास 70 70 रुपए हैं, क्या ऐसा है? बट नहीं, क्यों? किसी के पास दो है, किसी के पास चार, किसी के पास छः, किसी के पास आठ है, किसी के पास 10 है। बट अगर 500 नहीं रहता तो आप ये कह सकते हैं हाँ सबके पास 6 6 रुपए हैं, तो दैट्स मीन्स कि हाँ वो आस पास है, छः है, किसी का दो ज्यादा है, किसी का तीन ज्यादा है, किसी के पास चार, किसी के पास चार कम है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि उससे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट ना हो, एक अच्छे एवरेज की ये फीचर होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? रिजिडली डिफाइंड। ये ऐसा रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए कि जो भी आदमी जैसे मैं अगर कर रहा हूं, मैं ये कैलकुलेशन किया, मैंने ये कैलकुलेशन किया, इसका आंसर भी सेम आएगा, आप करोगे आपका भी सेम आएगा, कोई और करेगा तो उसका भी आंसर सेम आ जाना चाहिए। तो सेम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे हो कि अगर डिफरेंट बार बार हमारे रिपीटेडली एक चीजें की जा रही हो तो आंसर उसके सेम आए, उससे ज्यादा आंसर भटके ना। तो वही कहा रिजिडली डिफाइंड, एवरेज शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइन दैट वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन, मतलब जिसके एक ही कंक्लूजन निकले, सबके कंक्लूजन क्या निकले? एक निकले, इसी को कहते हैं रिजिडली डिफाइंड। सो दैट इट विल बी डिफाइंड बाय अलजेब्रिक फार्मूला, इसके लिए एक अच्छा, इसीलिए इसका एक अलजेब्रिक फार्मूला दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है? कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अगला क्या कह रहा है कि ये जो आगे जैसे आपने एक नंबर निकाल दिया, इससे क्या होना चाहिए कि आप स्टैट्स में कोई और भी चीजें आगे कर सको, ये नहीं कि आप वो पांच निकाले और पांच निकाल के वहीं पे रुक गए, आप आगे भी उस चीज पे कुछ आगे प्लस माइनस या कोई और फॉर्मूला को आगे लगा सको, ऐसा हमारा एक एवरेज आना चाहिए। we should prefer to have an average that could be used for further statistical computation, आगे की भी statistical computation। मान लें आपने एवरेज को निकाला, एवरेज 6 है, इससे आप फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सको, इससे आप वेरियांस भी निकाल सको, इससे आप रिग्रेशन भी निकाल सको या कोरिलेशन भी निकाल सको। मतलब एवरेज ऐसा होना चाहिए हमारा कि उससे आप आगे की भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सको, आगे का भी कोई काम कर सको, ये नहीं कि आप सिर्फ एवरेज निकाल के उसके आगे आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अगला है सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी सैंपल्स हों वो स्टेबल हों। Last but the not least, we should prefer the get a value which has the statistical called sampling stability. This means that if you pick 10 different groups of college students and the compute the average of each group, we should get to approximately the same value. मतलब कि जो आपने सैंपल लिया हो, सबने वो सैंपल ले, अगर सब वही सैंपल ले रहे हो तो सेम सबके रिजल्ट्स आए, सबके सेम आंसर आए, बार बार आंसर क्या हो? डिफरेंट चेंज ना हो। ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज। वो हमने क्या पढ़ा? गुड एवरेज के रिक्विस्टीज, मतलब क्या एक अच्छे फीचर होने चाहिए। ठीक है, अब ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज कितने टाइप्स की हमारी होती है? कितने टाइप्स की हमारे? सेंट्रल टेंडेंसी, इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? इसके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसके एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें आपको बस स्टैट्स में क्या पढ़ना है, स्टैट्स में आपको हर एक चीज की आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज मतलब उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके नेचर है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ना कि उसको आप उसके क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाओ, क्योंकि आपका एग्जाम क्या है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ना कि सब्जेक्टिव। ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने, हाँ आ सकता है छोटे छोटे कि हाँ मीन निकालने को, बट ऐसा नहीं, ज्यादातर आपके क्वेश्चन क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएंगे। इसीलिए आपको सब जितनी भी चीजें यहाँ पे गिवन है टाइप्स ऑफ एवरेज में, सबके आपको प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या है? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, बट दिस आर द लेस इंपॉर्टेंट लाइक मूविंग एवरेज, पॉजिटिव एवरेज। ठीक है, ये हमारे बेसिकली 5 टाइप्स के एवरेज होते हैं। इन सब चीज़ों से बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, जो आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ एवरेज। टाइप्स ऑफ एवरेज में आपका आता है
अर्थमेटिक मीन। अगला क्या है? मीडियन। तीसरा क्या है? मोड। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? अर्थमेटिक मीन। दूसरा क्या है? मीडियन। तीसरा क्या है? मोड। ठीक है। अर्थमेटिक मीन्स के अंडर ही आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक। मोड, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। अगला इसकी एक और, इस चीज को मैं एक और चीज पे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बाइफरकेट कर सकता हूँ। कैसे? जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है और कई बार आपके पीवाईक्यूज में पूछा भी है। ठीक है, आपने ये चीज देखा। ठीक, एक मिनट। देखिए, एवरेज को आप, जो अर्थमेटिक मीन है, इसको आप लोग मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू, मीडियन और मोड, ये हमारे क्या होते हैं? पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू। मोड क्या होता है हमारा? मोड भी हमारा पोजिशनल वैल्यू होता है। ठीक है, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको ये लिखा होगा, आपको, आप लोग को समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से लिखता हूँ, मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अभी। ठीक है। ठीक। मैथमेटिकल वैल्यू मतलब क्या होता है, पोजिशनल वैल्यू मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं इन चीज का डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी मैथ इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल वैल्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशनल वैल्यू। तो आपको हमेशा एग्जाम में चूज करना है कि मीन हमारा क्या है? मैथमेटिकल वैल्यू है, और मीडियन और मोड क्या है? हमारा पोजिशनल वैल्यू है। कैसे? मीडियन क्या है हमारा? मीडियन आप लोग देखते होंगे कि जो जो नंबर हमारा मिड में आता है, पोजीशन में सबसे मिड में आता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? मीडियन मान लेते हैं। जो पोजीशन सबसे मिड में आता है, तो उसमें हम लोग पोजीशन देख चेक करते हैं ना, किस पोजीशन पे आ रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? पोजिशनल वैल्यू। मोड में क्या करते हैं? देखते हैं कि हमारे सीरीज में सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, उसमें भी हम लोग, ठीक है, पोजिशनल, उसी इसलिए उसको बोलते हैं पोजिशनल। कोई चीज कितनी बार फ्रिक्वेंटली ऑकर कर रही, कितनी बार किस पोजीशन पे कितनी बार आई है, उसी को क्या बोलते हैं? इसलिए पोजिशनल वैल्यू। बट इन इस अर्थमेटिक मीन को मैथमेटिकल वैल्यू इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी पोजीशन पे बेस्ड नहीं है। इसमें सब हर डेटा को लेके हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाके उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मैथमेटिकल वैल्यू। और इसको मीडियन और मोड को क्या बोला गया है? पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, मैं, ये हो गया आप लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाई। और जो हमारी अर्थमेटिक मीन है, अब आते हैं मीन पे आते हैं। जो मीन है हमारा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों हमारे, ये ऐसा नहीं किसी अर्थमेटिक, ये तीनों हमारे मैथमेटिकल वैल्यू है। और भी चीजें बता देता हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ने से पहले, कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कैसे इसको डिनोट करते हैं? डिनोट बाई एक्स बार। इसको क्या कहते हैं? एक्स बार। ठीक है, का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर। ठीक है, डिवाइड बाय
टोटल नंबर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थमेटिक मीन, डिनोटेड बाई सिग्मा एक्स, और फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, दैट इज समेशन ऑफ मतलब जितने हम लोग हैं, सम ऑफ ईच वैल्यू डिवाइड टोटल नंबर। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल इसका बता देता हूँ फटाफट कि आप लोग के लिए इजी हो जाए। 10, एक ये है 20, 30, 40 और 50। ठीक है, इसका बोला कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50 को ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एक्स। ठीक, इसका क्या करोगे, समीशन, क्या फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60, 40, 100 और 150, कितना हो गया, 150। तो सिग्मा एक्स हमारा कितना आ गया, 150। एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 5 डिवाइड बाई 150 तो कितना आ गया हमारा, 30। ये हमारा कितना आ गया, 30। यही हो गया हमारा क्या, अर्थमेटिक मीन। तो ये इसी को हम लोग अब चीज़ों को ये आप लोग को बेसिक चीज़ें हैं, क्या कैसे उसको डिनोट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी क्या है, वो मैथमेटिकल वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या क्या इस चीज़ के बारे में लिखा गया है, हम लोग पढ़ते हैं पीपीटी में। ठीक है, समझ में आया अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगला क्या है, अर्थमेटिक मीन मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज व्हाट इज स्टैटिस्टिकल कि इसकी क्या क्या, इसको सबसे पहले लेमैन्स लैंग्वेज में आप लोगों ने जान लिया होगा कि क्या है ये अर्थमेटिक मीन होता क्या है। ये नंबर सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वही चीज़ें बता रहा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, the sum of the deviation of the items from the arithmetic mean taking sign into consideration is always zero। अब कह रहे हो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट जो आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन टेकिंग साइंस इंटू कंसिडरेशन ऑलवेज जीरो। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम सम लेंगे इसके डेविएशन मीन निकालने के बाद जो इसके सम का डेविएशन लेंगे वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं सर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। जैसे दो है, एक मिनट, दो है, चार है, छः है, 8 है, 10 है। ठीक है, इसका एवरेज कितना आएगा, डिवाइड बाई 5। दो चार, 6, 8, 10, दो चार छः, छः छः 12, 12, 12, 8, 20, 10, 30, 30 डिवाइड बाई 5, 6। ठीक है, ये क्या है, 6, 6 इसका क्या आया, मीन। ठीक, अब क्या बोला गया, सम ऑफ डेविएशन। सबसे पहले क्या करेंगे, डेविएशन का सम। 2 लिख लिए, 4 लिख लिए, 6 लिख लिए, 8 लिख लिए और 10 लिख लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मीन क्या है, सबके सबसे डेविएशन निकालेंगे, मीन से कितनी दूरी पे है। डेविएशन मतलब कि वो मीन से कितना, कोई चीज़ कितना उससे दूर है। 4/-6, 6-6, 8-6 और 10-6 आया, -4, -2, 0, 2 और 4। ये क्या निकाले हम लोग, द डेविएशन निकाले। मीन से क्या निकाले हम लोग, अभी डेविएशन निकाले। मीन 6 है हमारा और नंबर जो ऑब्जर्वेशन है उससे कितना दूर, -4, -2, 0, 2, 4। अब क्या बोला है, द सम ऑफ डेविएशन, सम करेंगे इसका, -4, -2, 6। ठीक है, -4, -2, 0, 2, 4, 6, तो 6 और 6 क्या हो गया, 0। यही चीज उसमें बोला गया है, जो हम सम लेंगे
वो क्या हमेशा आएगा उसका जीरो। तो यही चीजों को उसने लाइन में बता दिया है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन्स टेकिंग साइंस इनटू द अकाउंट, मतलब साइंस को हम छोड़ेंगे नहीं, साइंस को कंसिडरेशन में लेंगे, माइनस और प्लस को कंसिडरेशन में लेंगे, तो उसका क्या होगा, ये ऑलवेज जीरो। ये लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन अकाउंट ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ the sum of squared deviation of the item from the arithmetic mean is minimum that is the less than the sum of square deviation of the item from any other value। अगला चीज क्या कह रहा है आपका कि पढ़िए, the sum of the squared deviation of the item from the arithmetic mean is minimum that is less than the sum of square deviation from the item from any other of value। फिर से हम लोग करेंगे, 2 4 6 8 और 10, इसका क्या निकालेंगे, एवरेज आएगा क्या, 6। ठीक है, डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, प्लस 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 आ गया 6। अब क्या करेंगे, क्या बोला है, सब जो चीज़ें बोला हम लोग वही करेंगे, 2 4 6 8 10 माइनस 2 माइनस 6 4 माइनस 6 6 माइनस 6 8 माइनस 6 10 माइनस 6। अब क्या होगा, बोला है स्क्वायर करने, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सबको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा ये बताइए, 16 4 0 2 4 16, मतलब ये चीजें जो ये हमेशा ऐड करेंगे, ये जो आएगा 16 4 20 और 40, ये हमेशा अगर ये जो एवरेज से निकालेंगे, एवरेज से इसका डिवीजन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन से इसका डिवीजन निकालेंगे, तो हमेशा 40 से, अगर हम लोग इसको कहें कि 5 से माइनस कर दें या 3 से माइनस कर दें, ये सब माइनस करके देखोगे तो हमेशा ज़्यादा आएगा। अगर आप मीन से उसका डेविएशन निकालोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो हमेशा यही चीज, यही मीन का डेविएशन ही क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और आप लोग एक चीज और नोट कर लीजिएगा एक प्रॉपर्टीज की, कि मीन इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड स्केल बोथ। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, मीन इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड स्केल। फिर मैं इसको समझाता हूं आप लोग को। आ रहा होगा, लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, देखिए, ओरिजिन मतलब होता है कोई चीज में प्लस या माइनस कर देना। स्केल मतलब क्या होता है, कोई चीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर अगर आप कोई सीरीज है, जैसे 2 4 6 8 10, ये सीरीज है, इसका एवरेज है 6, इसमें कोई चीज आप ऐड कर दोगे, जितने से ऐड करोगे वो चीज, उतने से हमारा एवरेज क्या होगा, बढ़ के आएगा, उतने से हमारा एवरेज क्या होगा, बढ़ के आएगा। मान लीजिए इसका एवरेज है 5। अब हम क्या करें कि सारे ऑब्जर्वेशंस में हम लोग क्या करें, 2 ऐड कर दिए, सारे ऑब्जर्वेशन में है 2 ऐड कर दें, डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन बोला, तो ओरिजिन में क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन सब में 2 ऐड कर देंगे, तो जो हमारा एवरेज है वो भी 2 से बढ़ के आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 और 10 + 2 4, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12। तो 4 6 10, 10 8 18, 18 10 28, 28 और 12 40, 40 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया, 8। तो देख रहे होगे पहले बच्चों, आपका एवरेज क्या था, 6 था, अब क्या एवरेज आ गया आपका 8। तो जितने से आपने ऑब्जर्वेशन बढ़ाया, उतने से आपकी एवरेज भी बढ़ गई। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि मीन इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन,
कि मीन हमारा ओरिजिन पे डिपेंड करता है। और सेम तरीके से स्केल, अगर हम सेम नंबर को सारे चीज़ों को जो इसमें कोई चीज़ को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उतने से हमारा चीज़ें बढ़ के आया या घट के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप याद रखिए, हमेशा पीवाईक्यू में पूछता है कि मीन्स डिपेंडेंट ऑन स्केल और ओरिजिन, असर्शन रीजन में पूछ देगा, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा, या एमसीक्यू में पूछ देगा। ये चीज तीन, आपको ये तीनों प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कुछ चीज़ें रीडिंग कर लेते हैं, क्या क्या दिया है और पीपीटी में इंपॉर्टेंट मेरिट्स लिमिटेशन। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। स्टैट्स क्या है ना, स्टैट्स आपको हमेशा चीज़ें प्रॉपर्टीज से याद करोगे, समझ के याद करोगे, उसको रटने की कोशिश नहीं करो, तो स्टैट्स पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, स्टैट्स बहुत ही सिंपल यूनिट है। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। अगला क्या है कि क्या क्या है उसके मेरिट्स एंड लिमिट। इट इज मेरिट्स क्या है, इट इज सिंपलेस्ट है। ठीक है, मेरिट क्या क्या है, ये बहुत सिंपल होता है, एक मिनट सॉरी, सिंपलेस्ट एवरेज होता है। ठीक है, इसको कंप्यूट करना क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। अगला क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एवरी आइटम। इससे सारे आइटम की सीरीज में सारी आइटम्स की वैल्यू, मतलब ये कोई भी चीजों को छोड़ता नहीं है। ठीक है, ये सब चीजों के काफी सामाजिक है, ये सारी चीजों को लेके चलता है। किसी भी 2 4 6 8 10 ऐसा नहीं कहेगा कि 8 को छोड़ दें, 8 अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, 7 अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा फेवरेट नंबर नहीं है, या 3 मेरा फेवरेट नंबर नहीं है, मैं मेरा 7 मेरा फेवरेट नंबर है तो मैं उसको ऐड ऑन कर लेता हूँ। ये क्या करता है, सारी आइटम जो भी सीरीज में है सबको लेके चलता है। ठीक है, अगला क्या है, इट इज ए रिजिडली मैथमेटिकल फॉर्मूला, मतलब कि सब लोग करेंगे, जो लोग भी करेंगे इसको, सबका सेम रिजल्ट आएगा, कोई अलग रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ चीजों का ये कुछ इसकी मेरिट्स हैं, इसकी लिमिटेशंस भी कुछ कुछ है। लिमिटेशंस क्या है इसके, कि ये इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है हमारी, कि ये सेंसिटिव टू आउटलायर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका वो क्या है, सेंसिटिव टू आउटलायर, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका लिमिटेशन है, सेंसिटिव टू आउटलायर। इसका मतलब कि अगर आपकी सीरीज में 1 2 3 4 5 6 5 6 नंबर है, उसके बाद अगला उसके बाद जो अगला नंबर है वो आ गया 500, तो ये उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको चीजें देखनी पड़ेंगी कि सीरीज आपकी 1 2 3 4 5 6 थी, उसके एवरेज आप निकालते तो 1 2 3 जो भी आता, बट उससे 500, उससे बहुत दूर का नंबर आ गया उसमें, तो चीजें क्या होंगी, उससे इफेक्ट डाल के सीरीज के एवरेज को बहुत ज्यादा ही बढ़ा देंगी, जो कि रियलिटी से हमें दूर कर देंगी। ठीक है, इसी इसको बोला जाता है सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अगला ऐसे कुछ ये वही लिमिटेशन दिए हैं इसके। ठीक है, और एक लिमिटेशन ये होता है कि ये जब जो डेटा हमारा स्क्यूड होता है उसके लिए सही नहीं है। डेटा स्क्यूड मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना याद करिए, जो जहाँ पे डेटा स्क्यूड होता है हमारा, सिमेट्रिकल नहीं, स्क्यूड मतलब कि या तो सिमेट्रिकल मतलब है जो चीजें बराबर हो, स्क्यूड मतलब या तो एक तरफ भाग रहा हो, एक तरफ की जा रहा हो, जहाँ डेटा स्क्यूड हो वहां पे मीन हमारा उतना यूजफुल नहीं साबित होता। अगला क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि आप क्या करोगे, हर एक नंबर को एक वेट असाइन कर दोगे अकॉर्डिंग टू दियर अकॉर्डिंग टू दियर जो ज्यादा वैल्यू है उसको ज्यादा वेट दे दोगे। जैसे इसमें क्या करते हैं, इसमें सब चीजों को लेके चलते हैं, 2 है तो 20 है, 40 है और 60 है। अब बोला कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रहता, इसमें वेट सब हर एक चीजों को क्या कर देंगे, एक वेट असाइन कर देंगे। जैसे 20 है, 20 ज्यादा बड़ा छोटा है तो 1, 40 क्या है दूसरे नंबर 2, 60 क्या है 3, तो इसमें क्या करेंगे 20 80 और 180, इन तीनों को क्या कर देंगे ऐड, तो आ जाएगा हमारा क्या, 80 20 100 और 180, 280 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेट्स। इसमें क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ वेट्स, तीन सम ऑफ वेट्स, 1 2 3 3 3 6, 280 डिवाइड बाई 6। तो ये वेट जिसमें जिस हिसाब का वेट रहेगा उस हिसाब से इसको करेंगे। और इसका ये चीज आपको जानना जरूरी है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए बस फटाफट फटाफट। आज की क्लास यहीं पे इसके बाद खत्म होगी हमारी। इसका यूजेस कहाँ है,
कंस्ट्रक्शन इन यूज पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ, इससे बस यही पूछेगा कि कहाँ इसका यूज हो सकता है। कंस्ट्रक्शन इन इंडेक्स नंबर बनाने में, ये आपके चैप्टर वाला स्टार्टिंग के पेज वाला इंडेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्डाइज्ड बर्थ रेट या पॉपुलेशन रेट निकालने में यूज होता है हमारा। कहाँ कहाँ यूज होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट निकालने में, इंडक्शन नंबर निकालने पे, जहाँ हर वैल्यू की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है। ये होता है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं, 1 x, ठीक है, टोटल ऑफ x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास सेंट्रल टेंडेंसी की मीनिंग, बेसिक मीनिंग आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बेसिक मीनिंग में समझ में आएगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कितने टाइप्स के होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक। अगला इसमें हम लोगों ने देखा कि सिर्फ आज की क्लास में हमने किसको पढ़ा? मीन। मीन में क्या पढ़ा? मीन को हम लोग को क्या पढ़ना है कि मीन की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल रहेंगी वो पढ़ना, ठीक है, क्योंकि वो पीवाईक्यूज में हमारे आते हैं। लास्ट में इसमें हमको क्या करना है, अभी आप लोग घबराइए मत, आपको 2-3 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी विरासत एकेडमी की टीम क्या करेगी, आपके लिए टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपके लिए पीवाईक्यूज लेके आएगी कि जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, आप कैसे आए हैं, आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको चीजें, कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, ठीक है। तो घबराइए मत, आप लोग पढ़ते रहिए। और आप लोग के एग्जाम फॉर्म्स भी आ गए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी और भी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।